गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या भाव हो, उसे हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम संज्ञा कह सकते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में किसी भी संज्ञा, किसी भी नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। आइए संज्ञा के व्याकरणिक परिभाषा को देखते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या गुण भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, पूरा आपका जितना भी उदाहरण दिया हुआ है, सारा ये उदाहरण आपके परिभाषा में छिपा हुआ है। अब देखिए कैसे। जैसे पहले व्यक्ति, व्यक्ति क्या हो गया? राम, कृष्ण, मोहन, महात्मा गांधी आदि। बच्चों, व्यक्ति में आपका नाम भी हो सकता है, कोई भी नाम। वस्तु में है किताब, मेज, पेन, पंखा आदि। वस्तु उन चीजों को कहते हैं जिसमें जान नहीं होती है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को वस्तु कहते हैं। जाति है मनुष्य जाति, लड़की जाति, फल जाति, नदी जाति आदि। जाति का मतलब है जो पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को बताए, उसे जाति के अंतर्गत हम लाते हैं। स्थान है भारत, अमेरिका, दिल्ली, गोरखपुर आदि। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है सिर्फ वही स्थान हो। आप कोई भी जगह का नाम, कोई भी स्थान का नाम आप डाल सकते हैं। भाव है बचपन, मधुरता, सुंदरता, बुढ़ापा आदि। बच्चों, संज्ञा के भेद पढ़ेंगे अब। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। बच्चों, संज्ञा के तीनों भेद में से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी व्याकरणिक परिभाषा को देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में सुरेश, कमला, सचिन तेंदुलकर आदि। ये सभी विशेष व्यक्ति हैं। वस्तु है रामायण, कुर्सी, चाक, साइकिल आदि। रामायण यहाँ एक पुस्तक का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर सिर्फ पुस्तक रहता तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाता। स्थान में है भारत, चीन, पटना, श्रीनगर आदि। प्राणी है शेर, भालू, हिरण, घोड़ा आदि। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा को कुछ और उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला है विकास, फुटबॉल खेलता है। अब देखिए यहाँ पर विकास जो है अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर जो विकास है वो विशेष व्यक्ति है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है राम मेरा दोस्त है। राम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर देखिए नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यह एक इस वाक्य में एक विशेष व्यक्ति है। तीसरा है चेतन भगत अंग्रेजी में उपन्यास लिखते हैं। चेतन भगत जो है स्पेशल यानी कि विशेष व्यक्ति है इस वाक्य में, इसलिए यहाँ चेतन भगत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। बच्चों, इस वाक्य में भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। देखिए यहाँ पर हिंदी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और दूसरे वाले वाक्य में 5वें नंबर पर जो है वहाँ अंग्रेजी जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कारण यह है कि हिंदी, अंग्रेजी आदि दुनिया में बोली जाने वाली सारी भाषाओं का बोध न कराकर किसी विशेष भाषा का बोध करा रही है, इसीलिए यह जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आती है। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है और हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसलिए यहाँ पर जो हिंदी है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इस वाक्य में अंग्रेजी है, अंग्रेजी को व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों
आदि की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा बच्चे, बच्चे जाति हो गया, लड़का, लड़का जाति, मनुष्य जाति, लड़की जाति आदि। अब देखिए बच्चों, जो जातिवाचक संज्ञा होता है वो किसी एक व्यक्ति को संबोधित नहीं करता है, बल्कि वो पूरे ग्रुप को व्यक्त करता है, पूरे समूह को बताता है। प्राणी है, वस्तु, पक्षी, जानवर, सांप आदि। बच्चों यहाँ पर पशु दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल पशु, पशु के अंतर्गत आपके गाय, भैंस, बैल ये सभी पशु आ जाते हैं। पक्षी है तो पक्षी के अंतर्गत जितने आ जाएंगे, यानी कि पूरे पक्षियों के समूह को ये बता रहा है। यहाँ पर जानवर है तो ये पूरा यहाँ जानवर के समूह को बता रहा है। यहाँ पर सांप है तो यहाँ पर भी ये पूरे जातिवाचक यानी कि पूरे समूह को ये बता रहा है, इसलिए ये सब जातिवाचक संज्ञा है, उसकी पूरी जाति को बता रहा है। उसके बाद है वस्तु, फल, नदी, पर्वत आदि। यहाँ पर भी देखिए जितने भी प्रकार के फल होते हैं ये पूरे उसके फल प्रजाति को बता रहा है। यहाँ पर नदी है, नदी में जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सब किसी एक अगर नदी का हम नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर किसी एक फल जैसे केला का नाम ले लिए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर वो पूरे फल का नाम ले लिए तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी प्रकार से पर्वत है, पर्वत में भी बहुत सारे पर्वत होते हैं, तो अगर हम किसी एक पर्वत का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर सिर्फ पर्वत का नाम लेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। स्थान में है नगर, देश, राज्य, गांव, विद्यालय आदि। नगर में कोई भी नगर यानी कि पूरे नगर को संबोधित कर रहा है, पूरे नगर को बता रहा है। इसी तरह से देश में जितने भी देश होते हैं उसके पूरे, इसलिए ये सभी जो शब्द हैं ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। बच्चों परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के गुण दोष, कार्य, व्यापार, भाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, प्रसन्नता, गर्व, चतुराई, मानवता, मित्रता, सुंदरता आदि। बच्चों भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, इन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं और इनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। जैसे प्रसन्नता को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। गर्व जैसे शब्द को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मानवता को भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको नापा और तौला नहीं जा सकता है। मित्रता, सुंदरता आदि ऐसे सभी शब्द हैं जिसको हम न छू सकते हैं ना ही इसको हम नाप सकते हैं, इसलिए ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बच्चों अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान जो हैं संज्ञा के दो भेद और मानते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। तो उसका पहला है, इसकी परिभाषा देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा का। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, द्रव्य मतलब तरल पदार्थ को कहते हैं, या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना आदि। यहाँ पर देखिए पानी, तेल, घी तो आपको पता है कि ये लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि तरल पदार्थ में है। यहाँ पे सोना को भी, लोहा को भी पिघलाया जाता है, सोना को भी पिघलाया जाता है, इसलिए ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये जितने शब्द दिए हैं ये सभी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में नापी या तौली जाती है। ये अगणनीय है। अगणनीय का मतलब है इसे गिना नहीं जा सकता है, इसे सिर्फ नापा या तौला जा सकता है। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता
उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, भीड़, परिवार, सेना, टीम, दल, गिरोह, झुंड आदि। बच्चों यहाँ देखिए जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु या किसी एक चीज के बारे में बात नहीं हुई है। यहाँ पर पूरे ग्रुप यानी पूरे समूह को बताया गया है। कक्षा जो है क्या है, बच्चों से भरा रहता है। भीड़ भी बहुत सारे लोगों को ही कहते हैं। परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। सेना में भी बहुत सारे सैनिक होते हैं। टीम में भी कम से कम 10 से 11-12 लोगों का टीम होता है। उसी प्रकार दल में भी बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। गिरोह में भी बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, झुंड में भी। तो ये सारे जो शब्द हैं वो समूह को बता रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार प्रयोग होता है, आइए इसे भी जानते हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति का बोध न होकर अपितु उस गुण को रखने वाले सभी व्यक्तियों मतलब अनेक व्यक्तियों का बोध हो, तब वह संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, आज भारत में घर घर विभीषण विद्यमान है। बच्चों, इस वाक्य में विभीषण जो है रावण का भाई न होकर, एक कहावत आपने सुना होगा, घर का भेदी लंका ठावे। तो यहाँ पर जो विभीषण है वो घर के भेदी के रूप में है, या उस गुण का द्योतक है। इसलिए विभीषण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर भी यहाँ जातिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन विभीषण के जो गुण है वो, ये जो उदाहरण आपको बताया गया है, ये आज भारत में घर घर विभीषण विद्यमान है। तो यहाँ जो विभीषण शब्द है वह घर के भेदी के रूप में है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में इसका विभीषण शब्द का प्रयोग हुआ है। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस प्रकार होता है, आइए इसे भी देखते हैं। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति का बोध होता है, यह उसके प्रसिद्धि के कारण होता है। उस समय यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे पटेल की आज सख्त जरूरत है। यहाँ पर पटेल शब्द जो है जाति का सूचक है, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के गुण के कारण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह से गांधी, शास्त्री, बापू आदि ये जो शब्द हैं गुणों के कारण ही व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे हम लोग गांधी जी को मोहनदास करमचंद गांधी नाम न कह करके सीधे गांधी नाम से ही बुलाते हैं। उसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री का पूरा नाम न लेकर के शास्त्री नाम से ही बुलाते हैं। इस प्रकार ये जो जाति वाले शब्द हैं ये किसमें परिवर्तित हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग होने लगा। बच्चों, आपको संज्ञा पाठ पढ़ा दिया गया है, उसकी परिभाषा, उसके भेद, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में किस प्रकार प्रयोग होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार प्रयोग होता है, सभी चीज़ों को बता दिया गया है। आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।